बीच में मत बोलिए। अगर मैं सुप्रिया जी, पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं। चंदा दो, धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए सुप्रिया जी कि वो पैसा उगाही का या वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक एक करके इनके धागे खोलना चाहता हूं। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल। एक जो मॉडल है ना, चंदा लो और फिर काम और धंधा दो, वो हुआ जब आरजीएफ में आया चाइना का चंदा और आरसीएफ में जाने के लिए आपका था एजेंडा। 4 जून कांग्रेस सून। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पर एक बड़ा सा ठप्पा लगा है, फेल। तो ईवीएम बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है, इसलिए अमेठी तक नहीं जाना है और केवल इस प्रकार का राग अलापना। जो आप 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनाती थी हाईवे, आज 37 किलोमीटर बन रहा है। तो कौन काम कर रहा है? रोम के लोग आ रहे हैं क्या? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून को यह पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। क्या मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्ष मोदी रथ को रोक पाएगा। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल आपके कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने बड़ा बोला कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर रेड हुई हो उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे हो। 18 कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देती हूँ जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। बीच में मत बोलिए। अगर मैं सुप्रिया जी, पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। ठीक है शहजाद जी, उनको बोलने दीजिए। शहजाद जी होनी चाहिए, डिबेट की मर्यादा होनी चाहिए। आप ठीक से बात कीजिए, गुस्सा नहीं। हर तरह का जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया। चंदा दो, धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई है, वो सरकार और उसकी एजेंसी कुछ तथाकथित कंपनियों पर आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है वो एक्शन ले रही है। वही सत्तारूढ़ दल उनसे लपक लपक के चंदे वसूली कर रहा है। क्या वो डीएलएफ हो, क्या वो डीबीज लैब हो, क्या वो ऑरबिंदो फार्मा हो, क्या वो आईएफबी एग्रो हो, शिरडी साई हो, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। चंदा उनसे लिया गया रेड के बाद। ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने चंदा दिया, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो ये अगर कट लेना नहीं है तो क्या है? क्षेत्रीय दल राज्यों में सरकार चला रही है। एक सेकंड, बहुत अच्छा राज्यों में सरकार चला रही है, उनको भी फायदा हुआ होगा, लेकिन सेकंड राउंड में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि शहजाद जी को इसका एक बार जवाब देना चाह रहे हैं। उनको मौका मिलना के पटल पर मुझे जवाब पूरा मिलना। नहीं, रुकिए, आप रुकिए सुप्रिया जी, रुकिए सुप्रिया जी, रुकिए। नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी? भागेगा कोई प्रवक्ता? हाँ, शो पे बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, रुकिए प्लीज सुप्रिया जी। डोंट डू दिस। जवाब आप देने नहीं दे रही, जवाब देने दीजिए ना। साथ एक्यूजेशंस मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है ये। आपने सवाल भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ। हम लोगों को तो जब हमारी 11 से 12 से अधिक सरकारें हैं और हमारी गठबंधन में 17-18 सरकारें हैं, तब हमें 6000 करोड़ मिला और हमारे 303 सांसद हैं। अगर इनके हिसाब से देखा जाए, इनके अगर 242 सांसद में 14000 करोड़ आते हैं, तो अगर इसी प्रोरेटा से देखते तो तृणमूल की सरकार अगर केंद्र में होती तो उनको 24000 करोड़ मिलते और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो उनको 15000 करोड़ मिलते। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए सुप्रिया जी कि वो पैसा उगाही का या वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब जैसी 242 सीट वाली पार्टी को 14000 करोड़ मिला, वो तो आम आदमी ने दिया होगा ना आपको। 57% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको आम आदमी ने दिया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के। अब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक एक करके इनके धागे खोलना चाहता हूं। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल।
ये कहते अभी एक सुप्रिया जी ने ट्वीट डाला है, बड़ा लंबा ट्वीट है कि कौन सी कंपनी ने किसने बीजेपी को डोनेट किया है। अब सुप्रिया जी और रेवंत रेड्डी में कोई तालमेल नहीं, हालांकि रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी में भी कोई तालमेल नहीं है, अडानी से लेकर बाकी विषयों पर। परंतु देखिए, ये कहते हैं कि हेटेरो ड्रग्स वालों ने हमें चंदा दिया, हालांकि क्या प्रूफ है कोई समझ पता नहीं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हेटेरो ने तो बीआरएस को चंदा दिया है, क्योंकि जब चंदा दिया गया 2022 में, उसके बाद 2022 मई में बीआरएस में राज्यसभा मिल गया हेटेरो के मालिक को। तो बताइए कि कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया श्रीनेत और अनुराग सही? चलिए छोड़ देते, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा तेलंगाना का है, उस पर भी रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया। चलिए उसको भी छोड़ देते, क्योंकि आपको वो भी पसंद नहीं आएगा। आते फ्यूचर गेमिंग पर, जिस पर इन्होंने भी लिखा है। फ्यूचर गेमिंग का भी इतिहास सुनिए। 2011 का केस चल रहा है। 2011 में डीएमके को उन्होंने मूवी बनाने के लिए पैसा दिया, 2 करोड़ रुपया सीपीआईएम को दिया, 50 करोड़ रुपए और करुणानिधि की मूवी बनाने के लिए दिया। उसके बाद सिंघवी जी ने जाकर उनको डिफेंड किया, डीएमके के करीबी ने 2010 में डिफेंड किया। 2021 में उन्होंने 100 करोड़ का बॉन्ड दिया और 2 अप्रैल 2022 में उन पर रेड हुई। तो मान्यवर, आपके हिसाब से क्या ये चंदा दे रहे थे और रेड ले रहे थे? एक जो मॉडल है ना, चंदा लो और फिर काम और धंधा दो, वो हुआ जब आरजीएफ में आया चाइना का चंदा और आरसेप में जाने के लिए आपका था एजेंडा। सुप्रिया जी, 4 जून को किसकी सरकार बन रही है सुप्रिया श्रीनेत जी? मुझे लगता है 4 जून कांग्रेस सून। अब 2.5 महीने ही बचे हैं इस अन्याय काल के, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। मेरा अपना मानना है कि 10 साल के बाद जब चुनाव के मुहाने पे आज ये देश खड़ा है, तो सरकार को रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। सरकार को बात करनी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, उसका क्या हुआ? काले धन पर कैसे प्रहार हुआ? क्या 15 लाख बैंक अकाउंट में आए? क्या महिलाएं सुरक्षित हुई? क्या महंगाई कम हुई? सरकार का रिपोर्ट कार्ड पर एक बड़ा सा ठप्पा लगा है, फेल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 10 साल बाद जब आज इस देश में चुनाव होने जा रहा है, तो इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसमें सब कुछ। इस कगार पर देश खड़ा है, इसलिए अब न्याय होगा। न्याय युवाओं के साथ होगा, किसानों के साथ होगा, श्रमिकों के साथ होगा, नारी के साथ होगा और हिस्सेदारी का न्याय होगा, क्योंकि अन्याय का ये जो काल 10 साल का था, इसका अंत होने जा रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब इन सब के बीच ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें ईवीएम पर भी, चुनाव आयोग के रवैये पर भी, सीएए पर भी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी पीएम को घेरने की कोशिश है। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र का ये जो सबसे पावन पर्व है, उसके शुभ मुहूर्त का हम स्वागत करते हैं। और देखिए, हम इसलिए स्वागत करते हैं, हम इस एग्जाम के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि हमने मिशन और विजन के साथ एनडीए के लिए काम किया है, भारत के लिए काम किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना हो, 20 करोड़ लोगों तक अन्य सुविधाएं पहुंचाना हो, 3.5 करोड़ लोगों तक घर पहुंचाना हो, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना हो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो। तो ये मिशन और विजन है। और दूसरी तरफ आप देखिए क्या है, कंफ्यूजन है। परंतु देखिए, मैं आपको बताता हूं, 7 फेज का चुनाव है, 3 फेज का मेल्टडाउन होगा। ये 3 फेज मेल्टडाउन होगा। पहला मेल्टडाउन होगा ओपिनियन पोल पर, दूसरा मेल्टडाउन होगा ईवीएम पर, और तीसरा मेल्टडाउन जाकर जब नतीजे आ जाएंगे तब ये जनता पर होगा। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातें इनको स्वीकार्य है, और जब कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर विस्तृत फैसला सुनाया कि बार बार इस प्रकार से ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। जब ईवीएम का फैसला इनके पक्ष में आता है, चाहे मैनपुरी का बाईपोल हो, चाहे पंजाब का कोई नतीजा आम आदमी पार्टी के फेवर में हो, चाहे तेलंगाना का नतीजा कांग्रेस पार्टी के फेवर में हो, तब तो वो ईवीएम का नतीजा ठीक होता है। और जब वो ईवीएम का नतीजा केंद्र के चुनाव के लिए उनके फेवर में नहीं आता, तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ईवीएम बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है, इसलिए अमेठी तक नहीं जाना है और केवल इस प्रकार का राग अलापना है। नहीं, नारे गढ़ने के लिए अगर इनको अवार्ड मिलता तो गरीबी हटाओ का नारा भी गढ़ा था, परंतु नीति लाने का काम हम करते हैं, नारे गढ़ने का काम ये करती है, इसलिए 25 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी से हटाया। अब बढ़ते आगे, इन्होंने महंगाई की बात की। देखिए अंजना जी, जिनके शासनकाल में 10% से ऊपर का एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा हो, आज तो इन्होंने 5 आइटम गिनाने के लिए कहा। होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.5 से लगातार औसतन नीचे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि अगर आप कहती है महंगाई इतनी ज्यादा है, तो हिमाचल में आपने 6 रुपए डीजल के क्यों बढ़ा दिए? आज मैं सुप्रिया जी को पूरा जवाब दूंगा। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार का जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, 16 करोड़ जो है ईपीएफओ डेटा से ऐड हुआ है, जिसमें ज्यादातर 18 to 25 की एज ग्रुप में, जाकर चेक कर लीजिए, उसमें हम लोग भरते हैं पैसा, तो ये ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं हो सकता। 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनएसओ का डेटा है। आपके चहीते सीएमआई का भी डेटा उठा ले तो 20% अनएम्प्लॉयमेंट। आप बीच में मत बोलिए। राजस्थान में जहां पर आपकी सरकार डिलीट हो गई, और 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट मध्य प्रदेश में था, जहां पर हमारी सरकार रिपीट हो गई, पर फिर भी मैं कहता हूं उसको छोड़ दीजिए। धरातल पर देखिए, जो आप 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनाती थी हाईवे, आज 37 किलोमीटर बन रहा है। तो कौन काम कर रहा है? रोम के लोग आ रहे हैं क्या?
जो 5 मेट्रो थे आज 27 मेट्रो आ गए हैं, तो कौन बना रहा है? 70 एयरपोर्ट बने, कौन बना रहा है? पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट प्रियंका वाड्रा का है कि 1 लाख सरकारी जॉब्स हम एक कैबिनेट की मीटिंग में दे देंगे हिमाचल में। आगे का मैं कोई सवाल इनसे नहीं पूछूंगा। सुक्खू जी सरकार बनाते हैं तो कहते 1 लाख सरकारी जॉब नहीं दे सकते। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रीनेत और शहजाद पूनावाला दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।